नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर और आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो पीछे की क्लास में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की और अलाउद्दीन खिलजी को पूरा पढ़ लिया। आज हम अलाउद्दीन खिलजी से अगले शासक हैं जो उसके बारे में शिहाबुद्दीन उमर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम शिहाबुद्दीन उमर के बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद खुसरो शाह के बारे में। तो इससे पहले हम एक बार पुनः स्मरण करना चाहते हैं कि एक बार हमें पुनः स्मरण खिलजी वंश के बारे में। हम जो दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के तहत हमने गुलाम वंश को पढ़ लिया, गुलाम वंश के संपूर्ण शासकों को पढ़ लिया, उनकी जो आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के बारे में पढ़ा और उनके द्वारा जो किए गए शासन संचालन और उनके द्वारा दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य विस्तार किया जाता है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। उसके पश्चात हमने खिलजी वंश की शुरुआत की। गुलाम वंश की समाप्ति के पश्चात खिलजी वंश की शुरुआत होती है और उसके तहत किस तरीके जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की जाती है और उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस तरह तख्त हासिल किया जाता है। तख्त हासिल करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस तरीके से समस्याओं का सामना किया जाता है, साम्राज्य का विस्तार किया जाता है और किस किस तरीके के सुधार किए जाते हैं, उसके बारे में हमने जाना। एक बार हम इस क्रम को देख लेते हैं। जो खिलजी वंश के शासक है उनके क्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है? जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1296 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी से लेकर 96 ईस्वी तक शासन किया। किसने? अगर जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना की बात करते हैं तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में होती है और 1290 से लेकर 96 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा शासन किया जाता है। उसके पश्चात बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात सुल्तान कौन बनता है? जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात एक नाम मात्र के समय के लिए उसका पुत्र आता है, जो जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र आता है रुकनुद्दीन इब्राहिम। कुछ समय के लिए रहता है। रुकनुद्दीन इब्राहिम को जल्दी ही तख्त से हटा दिया जाता है जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात। तो उसके पश्चात मूल शासन आता है अलाउद्दीन खिलजी का। रुकनुद्दीन इब्राहिम को तख्त से हटाकर अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर बैठ जाता है और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शासन किया जाता है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक, 20 वर्षों तक। और इसका शासन काल जो खिलजी वंश में सबसे दीर्घ रहता है और इसके द्वारा कई तरह के सुधार किए जाते हैं, जिसको हमने जाना पीछे की क्लासों में। और अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात उसका पुत्र जो शिहाबुद्दीन उमर वह कुछ समय के लिए जो तख्त पर बैठता है और शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक मलिक काफूर हो जाता है। मलिक काफूर तो वो भी कुछ समय के लिए रहता है और उसके पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो शासन दिल्ली के तख्त पर बैठते हैं और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह द्वारा 1316 ईस्वी से लेकर 20 ईस्वी तक शासन किया जाता है। ये खिलजी वंश के मूलतः अंतिम शासक होते हैं, लेकिन खिलजी वंश के तहत ही जो अन्य जो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम होता है खुसरो शाह, उसका शासनकाल भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। तो हमने मूलतः बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लिया, रुकनुद्दीन इब्राहिम के बारे में पढ़ लिया और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले शिहाबुद्दीन उमर के बारे में। ये शिहाबुद्दीन उमर की बात करें तो शिहाबुद्दीन उमर जो है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र होता है और मात्र 6 वर्ष का होता है जब ये तख्त पर बैठता है। तो कितनी इसकी आयु बात करें तो 6 वर्ष होती है। ये 6 वर्ष के बालक को नाममात्र का शासक बना दिया जाता है और मूलतः जो शासन संचालन करने वाले दूसरे ही व्यक्ति हो जाते हैं। और इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर अमीरों द्वारा जो शासन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया जाता है और शिहाबुद्दीन उमर कुछ समय के लिए ही शासन तख्त पर बैठ पाता है और ये एक बलि का बकरा साबित होता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जब 1316 ईस्वी में जनवरी में मृत्यु होती है तो उसके पश्चात बात करें हम जो शिहाबुद्दीन उमर को जो शासक बना दिया जाता है और शिहाबुद्दीन उमर जो तख्त पे सिंहासन पे बैठता है वह मात्र उसमें नामात्र 6 वर्ष का था। तो उसके लिए जो संरक्षक जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंतिम समय में भी जो उसके जो विश्वसनीय सेनापति थे उनको अपने पास बुलाया था, जिसमें अल्प खां थे और मलिक काफूर थे। तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने परिवार के बारे में शिकायत भी की थी और परिवार के लोगों की बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो उसकी पत्नियों और पुत्रों के द्वारा उसके साथ
अंतिम समय में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, तो उनसे वह काफ़ी रुष्ट था। इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने बड़े पुत्र जो खिज़र खां की बात करें तो जिक्र मैंने किया था आपको 1303 ईस्वी में याद होगा, जो चित्तौड़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है, तो चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया जाता है अपने बड़े पुत्र खिज़र खां के नाम पर, और खिज़र खां को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात खिज़र खां वहाँ जो चित्तौड़ को छोड़कर पुनः दिल्ली लौट आता है। तो सबसे बड़ा पुत्र इसका खिज़र खां अगर देखें तो बड़े पुत्र की हैसियत से उत्तराधिकारी तो खिज़र खां होना चाहिए, लेकिन जो मलिक काफूर का हस्तक्षेप था उसमें उसकी सलाह से, और जो अलाउद्दीन खिलजी ने उनके जो दुर्व्यवहार के कारण उसे अपने जो छोटे पुत्र थे शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। तो बाकी के पुत्रों में इस बात को लेकर संघर्ष छिड़ जाता है और इस चीज़ का वो विरोध करते हैं और कई अमीरों के द्वारा विरोध। लेकिन उस समय मलिक काफूर जो सेनापति था उसकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी और वह संरक्षण बन जाता है। और मलिक काफूर के द्वारा क्या किया जाता है, मलिक काफूर के द्वारा जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के पश्चात उनकी जो विधवा बेगम होती है उससे विवाह कर लिया जाता है। हालांकि अगर विवाह करने की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की इसके पीछे नीयत को देखा जाए तो उसके वस्त्र आभूषण वगैरह थे वो हड़पने की, उसकी संपत्ति हड़पने की इच्छा थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो मलिक काफूर के बारे में मैंने आपने पहले भी बताया था, ये जो गुजरात से के खंबात से मिला था, और मलिक काफूर तो ये मूलतः हिंजड़ा था जो, और शादी करने का उद्देश्य इसके पीछे उसकी संपत्ति को हासिल करना थी। उसकी संपत्ति को हासिल करके उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। और उसके पश्चात अलाउद्दीन जो मलिक काफूर के द्वारा क्या किया जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के अन्य पुत्र हैं खिज़र खां और सादिक खां, इनको जेल में डलवा दिया जाता है और जेल में डलवाने के पश्चात इनकी आंखें फोड़ दी जाती है ताकि किसी तरह की समस्या इनके द्वारा पुनः उत्पन्न नहीं की जाए और मलिक काफूर का ही शासन संरक्षक के रूप में चलता रहे। अगर मलिक काफूर की बात करें हम, तो मलिक काफूर का जो शासन है, जो संरक्षण का शासन रहता है, मात्र 35 दिनों तक ही रह पाता है, क्योंकि उसके पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक शाह द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है। अब बात करते हैं तो इन दो पुत्रों खिज़र खां और सादिक खां को जेल में मलिक काफूर के द्वारा अंधा करवा दिया जाता है। अब जो अन्य पुत्र जो अलाउद्दीन खिलजी का रहता है कुतुबुद्दीन मुबारक रहता है, जिसकी आयु की बात करें तो 17-18 वर्ष का वही नौजवान था। और जो मलिक काफूर ने ये तय किया कि इसे भी रास्ते से हटाना ज़रूरी है, नहीं तो ये कभी ना कभी हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो मलिक काफूर के द्वारा क्या किया जाता है, 4 विश्वसनीय सैनिकों को जेल में बंद था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, तो इसकी आंखें फोड़ने के लिए भेजा जाता है ताकि ये हमारे रास्ते से हट जाए मलिक काफूर, इसलिए इसे 4 सैनिकों को भेजता है। लेकिन वहाँ बात कुछ अलग ही हो जाती है। जब ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के पास 4 जो सैनिक जाते हैं मलिक काफूर के विश्वसनीय लोग, और उनके द्वारा मलिक काफूर उन्हें उसकी आंखें फोड़ने के लिए भेजता है। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक द्वारा चतुरता का परिचय देते हुए, कूटनीति का परिचय देते हुए उन लोगों को मरे हुए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का वास्ता देकर पुनः इस तैयार कर लेता है कि वो वापस मलिक काफूर का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो मलिक काफूर का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तो किसी तरह की कुतुबुद्दीन मुबारक द्वारा उनको कई आश्वासन दिए जाते हैं और कई तरह की रियायतें देने का वादा किया जाता है अगर वह कुतुबुद्दीन मुबारक सुल्तान बनता है, और अंत तक वह उन्हें मना लेता है। और उन 4 व्यक्तियों द्वारा जाकर मलिक काफूर की हत्या कर दी जाती है। और मलिक काफूर की हत्या होने के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक जेल से रिहा हो जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक जेल से रिहा होने के पश्चात कई अमीरों द्वारा ये सिफारिश की गई कि कुतुबुद्दीन मुबारक को इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। और कुतुबुद्दीन मुबारक जो शिहाबुद्दीन उमर छोटा बालक है 6 वर्ष का, उसका संरक्षक बन जाता है। संरक्षक बनने के पश्चात क्या होता है, धीरे धीरे वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है। कुतुबुद्दीन मुबारक अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है। स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात क्या करता है, वह शिहाबुद्दीन उमर को जेल में डलवाकर अंधा कर देता है। और समय पश्चात 2 माह तक वह उसका संरक्षक रहता है। 2 माह पश्चात उसकी हत्या कर दी जाती है और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इस तरह दिल्ली के तख्त पर सिंहासन पर बैठ जाता है। अब कुतुबुद्दीन मुबारक के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जाना जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात किस तरीके से शिहाबुद्दीन उमर शासक बनता है और मलिक काफूर का हस्तक्षेप किस तरीके से बढ़ जाता है और शिहाबुद्दीन और मलिक काफूर को अपने रास्ते से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह द्वारा किस तरीके से हटाया जाए। ये जो खिलजी वंश का मैंने जो क्रम दिया शासकों का, इस क्रम को भी आप ध्यान से देखिए और इस क्रम को याद करने का प्रयास कीजिए, इसे बार बार लिख के याद करने का प्रयास कीजिए। ये प्रतियोगिता परीक्षा दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस क्रम की बात करें तो खिलजी वंश की स्थापना शुरुआत में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है और जलालुद्दीन खिलजी द्वारा शासन 1290 से 96 ईस्वी तक किया जाता है। उसके पश्चात जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के पश्चात उसकी जो विधवा बेगम के द्वारा रुकनुद्दीन इब्राहिम को शासक बनाया जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तख्त से हटा दिया जाता है और उसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन की बात करें तो 1296 से 1316 ईस्वी तक रहता है। उसके पश्चात शिहाबुद्दीन उमर जो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे होते हैं वो शासक बनते हैं। इन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। इनकी मात्र 6 वर्ष की आयु होती है, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित नहीं करके इसे घोषित करते हैं, जैसे विद्रोह इनके जो पुत्रों में है जो आक्रोश व्यक्त हो जाता है। और उसके पश्चात शिहाबुद्दीन उमर के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठते हैं, तख्त पर बैठते हैं और इनके बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इनके द्वारा किस तरीके के विजय अभियान किए गए और कौन कौन से सुधार इनके द्वारा किए गए, इसके बारे में जाने। और खुसरो शाह है उसके पश्चात जो इस खिलजी वंश से संबंधित नहीं होते, जो एक अन्य हिंदू होते हैं जो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो हमने जाना आज जो मलिक काफूर का हस्तक्षेप, जो इसके सेनानायक विश्वसनीय सेनानायक रहते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के, उनकी मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर अधिकार अगर बात करें तो उनके पुत्र के संरक्षक के रूप में वो कार्य करने लग जाते हैं। किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के बाकी पुत्रों को अंधा करवाकर उनकी हत्या मलिक काफूर के द्वारा करवा दी जाती है। और पुनः शिहाबुद्दीन उमर के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक शाह द्वारा शिहाबुद्दीन उमर और मलिक काफूर की हत्या करवा दी जाती है। तो आज की क्लास में हमने ये जाना मूलतः। और अब बोलिए, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप निसंकोच कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और किसी तरह के सुझाव आपका हो तो वो आमंत्रित आप दीजिए। कोई भी चीज़ को आपको विस्तृत रूप से जानना हो, समझना हो तो आप अपनी बात हमारे तक पहुंचा सकते हो। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में जानेंगे और इस तरीके से हम खिलजी वंश को समाप्त करके तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।